नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अशोक सिंह अपने YouTube और Facebook चैनल विमर्श में आपका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ रहा है। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज जिस मुद्दे पर हफ्ता के इस एपिसोड में हम बात करेंगे, वह विषय थोड़ा अलग है। वर्चुअल रैलियों का दौर चल पड़ा है हिंदुस्तान में, इसीलिए आज का विषय है भूखा इंडिया बनाम वर्चुअल इंडिया। बेहद भूखा, पेट में पूरे जिस्म में महसूसता हूं हर पल सब कुछ निगल जाने वाली एक भूख। बिना बरसात के ज्यों चैत की फसलों वाले खेतों में जल उठती है भयानक आग, ठीक वैसे ही आग से जलता है पूरा जिस्म। महज 2 वक्त 2 मुट्ठी भात मिले, बस और कोई मांग नहीं है मेरी। लोग तो न जाने क्या क्या मांग लेते हैं, मकान, गाड़ी, रुपए, पैसे। कुछ एक में मशहूर होने का लालच भी है, पर मेरी तो बस एक छोटी सी मांग है। भूख से जला जाता है पेट का एक एक कोना। भात चाहिए, ये मेरी सीधी सरल सी मांग है। ठंडा हो या गरम, महीन हो या खासा मोटा, या राशन में मिलने वाले लाल चावल का बना भात, कोई शिकायत नहीं होगी मुझे। एक मिट्टी का सकोरा भर भात चाहिए मुझे। फिलहाल मुझे और कोई जरूरत नहीं, पर अगर पूरी न कर सको मेरी इतनी सी मांग, तुम्हारे पूरे मुल्क में हंगामा मच जाएगा। भूखे के पास नहीं होता है कुछ भला बुरा कायदे कानून। सामने जो कुछ मिलेगा खा जाऊंगा बेरोक टोक, बचेगा कुछ भी नहीं। सब कुछ स्वाहा हो जाएगा निवालों के साथ। और अंत में सिलसिलेवार मैं खाऊंगा। पेड़ पौधे, नदी नाले, गांव देहात, फुटपाथ, गंदी नाली का बहाव, झंडा ऊंचा किए खाद्य मंत्री और मंत्री की गाड़ी। आज मेरी भूख के सामने कुछ भी अखाद्य नहीं। भात दे हरामी, वरना मैं चबा जाऊंगा पूरा मानचित्र। दरअसल दोस्तों, कोरोना और लॉकडाउन के बाद भारत के निम्न एवं मध्यम वर्गीय लोगों की कमर टूट गई है। आंकड़े के अनुसार भारत की आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे आ गई है। यही असली भारत है जो 2 जून रोटी के लिए दिन रात पीठ और पेट एक किए हुए रहता है। परंतु हमारे इसी भारत में एक दूसरी दुनिया भी है, वर्चुअल इंडिया। हमारी उम्र के सभी लोगों ने बचपन में एक बाइस्कोप देखा होगा। एक डब्बानुमा बक्सा लेकर डमरू बजाते हुए बाइस्कोप दिखाने वाला गाँव शहर में आता था और कहता था, देखो 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 बाइस्कोप देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, घर बैठे सारा संसार देखो। तब टीवी का चलन नहीं था। बच्चे बम्बई शहर, ताजमहल एवं अन्य तस्वीरें बाइस्कोप में देखकर प्रसन्न हो जाया करते थे। वही थी वर्चुअल दुनिया, यानी अदृश्य दुनिया। उसी वर्चुअल दुनिया में ले जाकर आज राजनीतिक रैली भी हो रही है, प्रचार भी हो रहा है और अपना एजेंडा साधने की कवायद भी हो रही है। यह वर्चुअल दुनिया अमीरों की दुनिया है, जहां पैसे की कमी नहीं है। तभी तो जहां भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपने आय के 85 रुपये में प्रतिदिन गुजारा करना पड़ रहा है, वहीं भारत के प्रधानमंत्री के केवल सुरक्षा पर प्रतिदिन 1,62,00,000 रुपये खर्च होते हैं। जी हाँ, चौंकिए मत,
क्योंकि सियासत भले ही गरीबों के नाम पर होती हो, सत्ता सुख भोग रहे लोगों की एक अलग दुनिया है, वर्चुअल दुनिया, वर्चुअल इंडिया। दरअसल आज़ादी के बाद से ही गरीबी हटाने के नाम पर सपने बेचकर आज तक राजनीति होती रही, लेकिन कितना बदला है समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का जीवन। दरअसल लग्जरी गाड़ियों में बैठकर जो लोग आपसे वोट मांगने आते हैं और आपकी किस्मत वो नहीं बदल सकते। इस बात को आपको समझना होगा, आपको जागरूक होना होगा, आपको अपने बीच पढ़ा लिखा आदमी खोजना पड़ेगा जो आपकी ज़िंदगी को भोगा हो और जिसने राजनीति का अखाड़ा भले ही न पढ़ा हो, लेकिन जिसके पास नामांकन के पैसे भी न हो, उसे चंदा देकर अपने प्रतिनिधि के रूप में खड़ा करना होगा। इस तरह के लोग ही जब संसद और विधानसभाओं में पहुंचेंगे तभी आपकी किस्मत बदल सकेगी। दरअसल दोस्तों, यह राजनीति का संक्रमण काल है। जनता असहज होते हुए भी सत्ता की स्तुति गान में समर्पण भाव से किंग कर्तव्य विमूढ़ है। राजनीति के कत्थक पर ताली थाली और दिए जलाए जा रहे हैं। कोरोना बेकाबू है, मरने वालों की संख्या भी 20,000 के आसपास पहुंचने वाली है, परंतु राजनीति की ऐसी पटकथा लिखी गई है कि परंपरा एवं संस्कृति के नाम पर कभी भूतकाल के गर्भ में तो कभी विकास के नाम पर भविष्यकाल के स्वप्न लोक का भ्रमण कराया जा रहा है। आम जन को कुछ नई सी अनुभूति हो रही है, परंतु वह वर्तमान के रोटी कपड़ा और मकान स्वास्थ्य शिक्षा के सवालों से बेपरवाह है। जब जनता खुश है तो हमें दुखी होने से भला क्या बदल जाएगा। वर्तमान सत्ता हिंदू धर्म का हितैषी होने का आवरण धारण किए हुए कई संतों और धर्मगुरुओं के आशीर्वाद के रूप में सेवाएं ले रही है। इस बीच हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज आए और कोरोना माई को पूरी खीर चढ़ाकर पूजा की। फिर क्या था, पूरे देश में कोरोना माई की पूजा होने लगी। आखिर दैवी प्रकोप है, सरकार इसमें क्या कर सकती है। वैसे देश में जहां 1300 व्यक्ति पर एक डॉक्टर है, सरकार हाथ नहीं उठाए तो क्या करे। सांप सपेरों के इस देश में दैवी प्रकोप का दोषी मानकर अपने फेल होने का सारा ठीकरा छुपाने का अच्छा उपाय ढूंढ लिया गया। इस बीच रतलाम यूपी में एक कोरोना बाबा हाजिर हुए और इलाज के नाम पर जिन लोगों को इलाज किया तो पता चला कि बाबा खुद कोरोना से संक्रमित थे और उनके संपर्क में आने के बाद 23 और लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। 2014 में सत्ता में आने से पूर्व जहां 2 करोड़ नौकरी, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन, महंगाई से मुक्ति के वादे पर भारी पड़ गया। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, यंग इंडिया, मेक इन इंडिया, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन पर धत्तेरे की कोरोना आ गया और आपदा को अवसर में बदल दिया गया। भारत स्वावलंबी हो गया। आखिर जनता सरकारों पर निर्भर क्यों रहे। करोड़ों अप्रवासी मजदूरों को जब लगा कि कोरोना से भूख की लड़ाई बड़ी है तो पैदल ही निकल पड़े हजारों किलोमीटर के सफ़र में। करोड़ों मजदूर, जनता की समस्या थी सरकार सिर क्यों खपाए। प्रधान सेवक के चकाचक परिधान तो अवश्य हैं, मूंछ पर लगाए गए घी की तरह, परंतु सरकार की असमर्थता ने जता दिया खजाना खाली है। भले ही सरकार का खजाना खाली है, परंतु भाजपा विश्व की सबसे अमीर पार्टी है। देखिए इस वीडियो क्लिपिंग में। हर बैंक के सारे लॉकरों में पैसे मेरे होंगे और पैसा क्या लॉकर क्या सारे बैंक मेरे होंगे। बीजेपी देश की सबसे रईस पार्टी है। बीजेपी ने अपने रिटर्न में खुद ही बताया कि 2016-17 में ही फंड के नाम पर 10 अरब 34 करोड़ रुपए मिले थे। आजाद पंछी का प्रोग्राम है ये कल का, लंच मेरा लंदन में और डिनर अमेरिका। ये चोर ये चोर ये चोर 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 मचाए शोर। नोटबंदी के दौरान गुजरात के 370 कोऑपरेटिव बैंकों में से एक बैंक में 745 करोड़ रुपए जमा कराए गए, जिस कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर अमित शाह और उनके 2 सहयोगी हैं। आरटीआई में खुलासा हुआ है कि 10 से 14 नवंबर के बीच 745 करोड़ रुपए के पुराने नोट वहां जमा कराए गए। मखमल के फर्श पे सोना, गाड़ी बंगला जैसे खिलौना, चाहे दिन हो चाहे रहना, बस नोट गिनते रहना।
बीजेपी देश की सबसे ज्यादा पैसे वाली पार्टी भी बन गई है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी की कुल आमदनी 1034 करोड़ रुपए है। 2016-17 में राष्ट्रीय दलों ने रकम जुटाई, उसका 66.34% हिस्सा बीजेपी के खाते में आया। ये चोर ये चोर 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 मचाए शोर, ये चोर 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 मचाए शोर। जी हाँ, इन्हीं पैसों का उपयोग सरकार गिराने, सरकार बनाने और चुनाव लड़ने के लिए किया जा रहा है। जनता वोट जिस पार्टी को भी दे, फिर चुने हुए लोग अपनी नैतिकता और विचारधारा सिद्धांत का गला घोंटकर पैसे पर बिकने लगें तो जनता कर ही क्या सकती है। एक एक विधायक को हृदय परिवर्तन के लिए 25 से 30 करोड़ रुपये मिलते हैं, तो भला हृदय परिवर्तन क्यों न किया जाए। भले ही वह नेता किसी भी पार्टी का हो, पैसा सभी को चाहिए। तभी तो 7 जून को वर्चुअल रैली के माध्यम से जनता के बीच पैठ जमाने के लिए भाजपा की ओर से बिहार के 72,000 बूथों के लिए 72,000 LED का इंतजाम किया गया, जिसकी कीमत 144 करोड़ रुपए के आसपास होगी। खबर है कि कार्यकर्ताओं के बीच 1 लाख स्मार्टफोन भी बांटे गए, जिसकी कीमत करीब 100 करोड़ होगी। LED में खर्च किए गए 144 करोड़ में 26 लाख बिहारी श्रमिकों को भाजपा बिना सरकारी सहायता के घर वापस करा सकती थी। ढिढोरा पीटा गया कि करोड़ों कार्यकर्ताओं ने वर्चुअल रैली के माध्यम से अमित शाह को सुना, परंतु जानकार बताते हैं कि इतना खर्च करने के बाद भी उनकी बात मात्र 40,000 लोगों तक पहुंच पाई। कहा गया कि यह चुनावी रैली नहीं है, परंतु सभी चुनावी भावनात्मक मुद्दे गिनाए गए। सर्जिकल स्ट्राइक, 3 तलाक, धारा 370, CAA, NRC, राम मंदिर। जब जनता का मिजाज इन्हीं बातों से गौरवान्वित होता है तो फिर रोटी और रोजगार तो पीछे छूट ही जाते हैं। भूखे रहो लेकिन गर्व करते रहो। झूठ और भावनाओं को परोसकर जब शासक बना जा सकता है तो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। देखिए इस वीडियो क्लिप। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। अब ये मत पूछिएगा कि साहब जब 35 साल तक भीख मांगते रहे तो क्या अक्खा इंडिया में एक भी ऐसा बंदा नहीं मिला जो नरेंद्र मोदी, माफ कीजिएगा बाबा नरेंद्र नाथ मोदी जी महाराज से एक बार भी पूछ सके कि गुरु तुम तो इतने हट्टे कट्टे हो, फिर भी भीख मांगते शर्म नहीं आती। तो भाई लोग, ये तो साहेब का ही जलवा है कि साहेब ने बचपन में चाय बेची मगर किसी ने नहीं देखा। साहेब ने स्कूल में पढ़ाई की मगर कोई क्लासमेट, कोई बैचमेट और कोई स्कूल फ्रेंड सामने नहीं आया। साहेब ने कॉलेज में पढ़ाई की मगर कोई टीचर सामने नहीं आया जो बात कर सके कि उसने साहेब को पढ़ाया है। सोचिए 1992 में साहेब 42 साल की उम्र में आडवाणी के रथ पर दिखे थे। तब आडवाणी जी सांसद थे। जाहिर है तब आडवाणी जी इनसे भीख मंगवा के अपना खर्च तो चलाते नहीं रहे होंगे। मतलब ये हुआ कि साहेब उससे पहले ही भीख मांगते रहे होंगे। साहेब ने कहा 35 साल भीख मांगे, मतलब 42 में से 35 साल निकाल दें तो बचे 7 साल, यानी साहेब 7 साल की उम्र से भीख मांगना शुरू कर चुके थे। इस निष्कर्ष के बाद कई अहम सवाल उठते हैं। पहला ये कि साहेब 7 साल की उम्र से 42 साल की उम्र तक भीख मांगते रहे तो चाय कब बेची, और दूसरा माँ बाप और बड़े भाई किस तरह के इंसान रहे होंगे जो 7 साल के बच्चे से भीख मंगवाते थे। दरअसल साहेब टनाटन झूठ बोलते हैं। जज्बातों को बेचने की पिनक में जुबान से दिमाग का कनेक्शन कट जाता है। जुबान से बोलने के लिए दिमाग के कमांड की भूमिका होती है जो साहेब पर लागू नहीं होता। दरअसल ये झूठ हमारी राजनीति के उदंड हो जाने का शोकगीत है, हमारे नेताओं के झूठे हो जाने का यशगान है और सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों के उज्जट हो जाने का अराजक अभियान है। ऐसे झूठ को सुनने के लिए भी हिम्मत चाहिए और उसमें विश्वास करने के लिए जरूरी है कि सुनने वाला भी उज्जट और बेशर्म हो। भारतीय जनता पार्टी के लिए साहेब का ये झूठ अपने सीने में धसाया जाने वाला कृति स्तंभ है। अपने सतरंगी झूठ के साथ भारतीय राजनीति की शालीन परंपरा में बीजेपी के प्रधानमंत्री ने बेशर्मी की नाल ठोक दी है। तो अब इस वर्चुअल दुनिया से निकलिए और लौट आइए अपनी दुनिया में जान और जहान के बीच। आपको कोरोना से भी लड़ना है और रोटी से भी, साथ में सत्ता का जयकारा लगाते हुए गर्व भी करना है। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक गणेश जोशी ने मोदी आरती के बाद अब मोदी की मूर्ति लगाने का भी ऐलान कर दिया है, क्योंकि हमें अपने शासकों पर गर्व भी करना है। बहुत पुरानी कहावत है, एक किसान कबूतरों को पढ़ाता था, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। पर बार बार दाने के लोभ में उस जाल में शिकारी उन
पक्षियों को फंसा ही लेता था, परंतु एक दिन अपनी बुद्धिमानी से फंसने के बाद सभी जाल को लेकर उड़ गए और उनकी जान बच गई। उन्हें उड़ने की मंत्रणा एक चूहे ने दी थी, जिसने बाद में उस जाल को काटकर उन्हें मुक्त किया था। तो चलिए मैं आपको आगाह ही तो कर सकता हूँ, बाकी अपने आत्मनिर्भर होने पर गर्व करिए और चलते चलते कुछ चर्चित गीतकार एवं संगीतकार द्वारा बनाई गई इस गीत को सुनिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। नमस्कार। अगर हो सके तो मोदी से ये मुल्क बचाइए।